अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान और आपको पता है कि हमारा सेलिब्रेशन वीक इस वक्त जारी है और प्री जो इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशंस होती हैं वो आप देख सकते हैं, जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं, झंडे जो हैं लोग ख़रीद रहे हैं, बैजेस लगा रहे हैं और वाकई एक जो है ना माहौल पूरे मुल्क में जो है वो सेलिब्रेशन का है वो हमें मिल रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट्स के ऊपर कितनी खूबसूरत तरीके से डेकोर किया गया है, ग्रीन एंड वाइट्स बलून्स हैं, साथ साथ क्यूट से झंडे लगे हुए हैं और लाइटिंग लगाई हुई उन्होंने। ये मकसद सिर्फ इसलिए होता है कि आप जो हमारी जो नई नस्ल है उनमें पेट्रियाटिज्म का जज्बा उजागर करना, उनको बताना कि ये जो 14 अगस्त का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये एक पूरा जो क़याम एक मरहला था, एक कुर्बानी थी, ये आसान नहीं थी जो हमारे आबाओ अजदाद ने हमें दिखाई और दी भी। और वो जो स्टोरीज जो नरेट करते हैं वो उन स्टोरीज को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों में इन्फ्यूज़ करें, क्योंकि इस तरीके से उनको पता लग सकता है कि ये जो आज़ादी है ये कितनी ज़रूरी है। पूरी दुनिया इस वक्त जो है आज़ादी की जंग लड़ रही है। आपने देखा है फ़लस्तीन का जो हाल है, जिनको अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता। अल्लाह का शुक्र अदा करें हमारे पास इतना खूबसूरत मुल्क है, आइडेंटिटी है, आज़ाद हैं हम फ़ख्र से कह सकते हैं हम पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है जिसमें हम आज़ाद फ़िज़ाओं के अंदर आज़ादी से जो है वो सांस लेते हैं, रात को सुकून से सोते हैं और किसी का किस्म का जो ख़तरा है अल्लाह का शुक्र है वो नहीं है। और हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपनी पाक अफवाज को, और जिन्होंने वाकई इस मुल्क की कहते ना कि सिक्योरिटी के हवाले से जो है बहुत बेहतरीन काम किया है और साथ साथ ये भी एहसास दिलाया है कि पाकिस्तान के ऊपर कोई भी आंख उठाएगा तो वाकई उसकी आंखें निकाल देंगे। और आज भी पाकिस्तान एक महफूज हाथों में है। तो व्यूअर्स, इस सेलिब्रेशन में भी 3 दिन बाकी हैं, भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करें और आज़ादी का पैगाम जगह जगह कोने कोने तक जो है पहुँचाएँ। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको पता है कि हम रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं, हम खाना खाने जाते हैं, हम कॉफ़ी शॉप्स में जाते हैं, तो अक्सर लोगों को एक मसला होता है कि रसीद नहीं मिलती, या रसीद मिलती है तो वो हैंड रिटन रसीद होती है। और इसके साथ साथ और भी बहुत मैकेनिज्म्स होते हैं, क्योंकि और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ रेज करना चाहती हूँ, कुछ रेस्टोरेंट्स में से 16% टैक्स लिया जा रहा है कार्ड के ऊपर भी, क्योंकि 16% टैक्स सिर्फ कैश के ऊपर लागू था, कार्ड के ऊपर वो 8% टैक्स जो है वो ही ले सकते हैं। मगर ऐसी चीज़ों के ऊपर आपने ज़रूर इस चीज़ों को देखना है, जब भी रसीद आए, ये नहीं होना चाहिए पैसे निकाल के दे देने हैं, आपने ज़रूर उसको चेक करना है कि आपका जो GST है वो सरकारी तौर पर, ऑफकोर्स वो गवर्नमेंट को जाना चाहिए, इससे बहुत से आगे जो हैं माली मामलात उन्होंने देखने होते हैं। और हमसे टैक्स लिया जाता है मगर वो टैक्स आगे नहीं पहुंचाया जाता, वो तो अलग बात है। मगर जो टैक्स लिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू रसीद वो ठीक है, 6% है, 8% है, 16% है, क्योंकि अब विद होल्डिंग टैक्स जो है 8% कर दिया हुआ है 6% से, वो भी कार्ड के ऊपर, और आपके कैश के ऊपर 16% टैक्स है। तो ताकि आपकी इकॉनमी डिजिटलाइज हो सके, इकॉनमी जो हम लोग बार बार बात करते हैं कि इकॉनमी को डिजिटलाइज होना बहुत ज़रूरी है, इससे पता लग सकता है कि आवाम जो है वाकई टैक्स दे रही है, और टैक्स देगी तो ऑफकोर्स उनको वेलफेयर भी मिलेगा। तो बात यह है कि नए कवानीन क्या हैं, सारिफ के क्या जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, और टैक्स चोरी रोकने का जो निज़ाम है वो किस हद तक जो है मौसर साबित हो सकता है और हो रहा है। आज हम इस पर बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर पॉलिसी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मोहम्मद जुबैर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम। सर, ये जो मैकेनिज्म आप लेकर आए हैं और ला रहे हैं, ये तो वैसे देखने में तो बहुत अच्छा है, उम्दा है, एक नया एक चीज़ है इकॉनमी को डिजिटलाइज करना, लेकिन ये मैकेनिज्म आप लोग लागू कर पाएंगे? जी बिल्कुल, हमने इसे लागू कर दिया। अच्छा। और हमारी ये कोशिश है कि इसके लिए सबसे पहले तो हम अवेयरनेस क्रिएट करें। उसके लिए हम सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रेस के ज़रिए लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि उनमें अवेयरनेस हो, उन्हें अपने राइट्स का पता हो, उन्हें ये पता हो कि जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो गवर्नमेंट की किटी तक भी जा रहा है। टैक्स पे कर रही होती है पब्लिक एट लार्ज, क्योंकि ये जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूम कर रहा है, कोई सर्विस अवेल कर रहा है, ये टैक्स उसने देना होता है, ये बिजनेसेस नहीं दे रहे होते। बिजनेसेस की जिम्मेदारी पहले ये होती थी कि वो विदहोल्ड करते थे और फिर उन्होंने आगे इसे गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा करवाना था। अब हमने जो हमारा नया कानून है, जो नया नोटिफिकेशन है, उसमें हमने इसको थोड़ा सा इंप्रूव किया। जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके पेश नज़र उसमें क्या होता है कि हमने बैंक्स को कलेक्टिंग एजेंट बना दिया। अब बैंक्स क्या करेंगे कि वो इस टैक्स को डिडक्ट करेंगे और डिडक्ट करने के बाद उसको फिर वो उनकी जो कलेक्शन होगी फिर वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में
में जमा करवा देंगे। और वो अपनी एक स्टेटमेंट दिया करेंगे हर महीने की 10 तारीख से पहले, वो एक स्टेटमेंट देंगे कि कितना डिडक्ट हुआ, कितना कलेक्ट हुआ और कितना ट्रेजरी में आया। इसी तरह से वो ये सहूलत सर्विस प्रोवाइडर को भी दे रहे होंगे, यानी सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं ये सहूलत देंगे, वो सर्विस प्रोवाइडर है, कोई फैसिलिटी है जैसे रेस्टोरेंट है, कोई मैरिज हॉल है, ये फैसिलिटी उसको ये होगी कि उसको भी हर मंथ की 10 तारीख से पहले वो एक स्टेटमेंट देंगे कि आपसे हमने कितना टैक्स कलेक्ट किया, ताकि वो अपनी, उन्होंने अगर रिटर्न्स भरनी है तो उनको भी पता हो कि कितना टैक्स जो है इधर से डिडक्ट होके कलेक्ट होके गवर्नमेंट की ट्रेजरी में चला गया। अब इसको इंप्लीमेंट करने का आप कह रहे हैं कि क्या हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे? बिल्कुल हम कर पाएंगे। हमारे जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं वो जा रहे हैं, वो इंश्योर कर रहे हैं। हमारे जितने भी कमिश्नरेट्स हैं, हमने कमिश्नर्स को ये डायरेक्शंस पास ऑन कर दी हैं और वो इसका एक्टिवली इसको फॉलो अप कर रहे हैं, बिजनेसेस के पास जा रहे हैं, उनको जो है। अच्छा, ये सब चीजें जो है ये स्मॉल बिजनेसेस के जिम्मे में नहीं आती? नहीं, वो देखें एक सर्टेन टर्नओवर है, ठीक है, उस टर्नओवर से जब आप एक्सीड करेंगे तो फिर आप पे ये अप्लाई करेगा। अच्छा, आजकल आपको पता है कि शादियां कितनी कितनी महंगी हो रही हैं। बिल्कुल, शादी हॉलों के लोग किराए देते हैं, कोई रसीद नहीं देते, कोई रसीद होती ही नहीं है, और इसके साथ साथ खाने पक रहे हैं, पकवान पक रहे हैं, डिकोर हो रहा है, वो हम नॉर्मल वेंडर से जा जाके लाखों नहीं अब करोड़ों की चीजें हो गई हुई हैं। बिल्कुल, आप उन चीजों को कैसे शिकंजे में ले सकते हैं? जी बिल्कुल हम ले सकते हैं। हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर जाके उनको भी आगाह कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस एक्टिविटी है वो बूम करे, बिजनेसेस फ्लोरिश करें, वो थ्राइव करें। हमारा हरगिज ये मकसद नहीं है कि उनको रोकें। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जो कंज्यूमर दे रहा है, जो पब्लिक एट लार्ज दे रही है, वो आप हम तक पहुंचा दें हमारी ट्रेजरी में। और उसके लिए अब बैंक्स जो है, इसीलिए हमने कलेक्टिंग एजेंट बनाए हैं। अच्छा, एक आम बंदा जब टैक्स का नाम सुनता डर जाता है। अच्छा, टैक्स देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा यार, टैक्स देना, इतने कटौती हो जाएगी, इतने पैसे लग जाएंगे। हम लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं ये टैक्स जो है आप लोग जो दे रहे हैं, टैक्स पता नहीं किस चीज के लिए काम आ जाए, मुल्क की इकोनॉमी को ग्रोथ के लिए, जीडीपी की बेहतरी के लिए काम आए। जी बिल्कुल, देखें कोई भी स्टेट है वो खुद से कोई वो सोर्सेज इस तरह से जनरेट नहीं करती कि वो अपनी कोई मिलें लगा लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसने तो देखे टैक्स पेयर मनी से पब्लिक वेलफेयर, हाँ जी, पब्लिक वेलफेयर करनी है, पब्लिक वील करनी है तो पब्लिक मनी से ही करेंगे। और वो जितना पब्लिक मनी उनके पास होगा वो उसको बेहतर तौर पे यूटिलाइज उसी तरह से कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज हैं, ये तमाम बिजनेसेस भी अवेल करते हैं और पब्लिक एट लार्ज भी अवेल करती है। हमें इसको मेंटेन रखना है, हमने इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रखना है, ताकि इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हम अट्रैक्ट कर सकें। हमने अपना हेल्थ को, अपनी एजुकेशन को, और उसके अलावा इतनी फैसिलिटीज हैं गवर्नमेंट के, अब इतने इनिशिएटिव्स हैं कि मैं फिंगर टिप्स पे नहीं गिन सकता। हेल्थ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, बड़ा जरूरी है। तो वो जितना टैक्स होगा वो आवाम के ही फिर उस पे वैसे एक बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, हमेशा जब गवर्नमेंट जो है जा रही होती है या आ रही होती है, वो कहता है ट्रेजर खाली है। ट्रेजर हमेशा खाली होता है, ट्रेजर भरा हुआ कब होता है? टैक्स तो हम दे रहे हैं, एक सैलरी क्लास का तो टैक्स कटता ही कटता है, और भी बहुत सी चीज़ों के ऊपर टैक्स कटता है, जहाँ खाते हैं, जहाँ पीते हैं, जो खरीदते हैं, हम सेल टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। एक साबुन की गाची भी लो तो उस पर भी टैक्स है, तो फिर ट्रेजर क्यों खाली है? असल में हमारी वो जो रिसीट्स हैं और जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो उसमें बैलेंस नहीं करते। अगर हम देख रहे हो ना, इकोनॉमिकली चीजों का यूज कर रहे हो, यानी चीजों को जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट लगा रही है, देखें कि वो उसका ऑप्टिमल उसका यूज हो और वो प्रोडक्टिवली यूज हो रहे हो, यानी दे आर नॉट गोइंग डाउन टू द ड्रेन। तो फिर तो वो जो है ना उसका रिटर्न भी आएगा, फिर बैलेंस भी आएगा। देखें ये तो कुछ इंटरनेशनल मामलात, कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कुछ और इश्यूज होते हैं जिस वजह से इकोनॉमी डिस्टेबलाइज ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने डिफॉल्ट नहीं किया, और हमने पंजाब में जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, इसका जो टारगेट था वो 340 बिलियन का था और हमने 370 बिलियन अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्ट की है। तो इसका मतलब है कि ये अपवर्ड ट्रेंड है ना, जब हम इतना कलेक्ट कर पा रहे हैं और फिर आप देख रहे हैं कि उसके इवज जो हमने कलेक्ट किया है, आप कई गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी देख रहे हैं, यानी वो लगता हुआ भी नजर आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हम बेहतरी की तरफ रवान हुए हैं। जो लोग टैक्स नहीं दे रहे या टैक्स चोरी कर रहे हैं, उसके ऊपर कौन से सख्त आप लोगों ने कवानीन और जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिजमेंट जो है वो जी देखें, हम सबसे पहले तो उन्हें इम्प्रूवमेंट का जैसे आप नोटिस देते हैं, समझाते बुझाते हैं। हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, हम नहीं चाहते कि कोर्सिव मेयर्स हम इस्तेमाल करें, तो पहले तो हम उन्हें समझाते हैं कि ये आपके इंटरेस्ट की बात है और ये कंजम्पशन बेस्ड है, तो आप इस तरह से ना करें। लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई EMIS मिसाल के तौर पे एक पैरेलल बिलिंग उसने बना ली है, ठीक है, या कच्ची रसीदें देना शुरू कर रहा है या रसीदें दे ही नहीं रहे, तो फिर हम उनको नोटिस करते हैं, फिर हम उनको फाइन करते हैं, जो कि 5 लाख से लेके 1 मिलियन तक भी हो सकता है। अच्छा जुबैर साहब, अब पूरी दुनिया में कैश डीलिंग खत्म होती जा रही है। किसी भी एयरपोर्ट पे जाओ, अगर आप उनको कैश पकड़ाते वो कहते हैं नो कैश, वी नीड कार्ड।
जी बिल्कुल, ये तरीका जो है ये पाकिस्तान में क्या ये आहिस्ता आहिस्ता होगा या ये होना चाहिए? जी होना चाहिए, अदरवाइज तो आप चीजों को डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते ना, लीकेज हो जाती है, आप पकड़ नहीं सकते ट्रांजैक्शंस को। देखें जो टैक्सेबल एक्टिविटीज हैं बहुत ज्यादा है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट होती हैं वो शायद आधी भी नहीं है, उसके 1/4 भी नहीं है। तो जब हम चीजों को डिजिटलाइज कर देंगे, उनको डॉक्यूमेंटेशन उनकी होना शुरू हो जाएगी, तो फिर ये लीकेज रुक जाएगी। और जब ये लीकेज रुकेगी तो फिर आप ये कह रहे हैं ना कि जैसे अभी बात हमारी हो रही थी कि सैलरीड क्लास को बहुत टैक्स देना पड़ता है, तो फिर सारी क्लासेस से फिर टैक्स जा रहा होगा ना, अक्रॉस द बोर्ड होगा, ऑल इनकम्पासिंग, ऑल एम्ब्रेसिंग होना चाहिए। कोई भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट का होता है या गवर्नमेंट की कोई भी इन्फोर्समेंट होती है तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। तो ये डिजिटलाइजेशन का असल में यही मकसद है कि इस तरह की लीकेज रुक जाए, अच्छा, डिस्ट्रक्शन खत्म हो जाए। EIMS का सिस्टम सर वो क्या है, उसके जरिए क्या फायदा हो देखिए सकता हमारी है? वो आप जितने बिजनेसेस हैं पॉइंट ऑफ सेल उनकी ना पॉस मशीन्स लगी होती है, ठीक है, और हम कहते हैं इसमें लिखा होता है कि 1 रुपया जो है वो जी दिया जाएगा FBR का। जी अच्छा, अब उसको जो वो पास मशीन है वो इंटीग्रेटेड है हमारे PRA के सिस्टम के साथ, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि उस मशीन से आप इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस को इशू करें। अब जो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि कुछ लोग इनवॉइस इशू करते हैं लेकिन वो जेन्युइन और वैलिड इनवॉइस नहीं होती। अच्छा, जेन्युइन और वैलिड इनवॉइस का तरीका क्या है ये वेरीफाई करने का कि ये जो है ये जेन्युइन है और ये जो है उन्होंने फेक दी है? उस पे हमारा QR का कोड होगा, QR कोड होगा, आप चेक करेंगे, आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, उस पे आपने डिटेल्स देखनी है कि सर्विस प्रोवाइडर की डिटेल है, ठीक है, देखें हमने आइडेंटिफाई करना है ना ट्रांजैक्शन को, फिर आपने ये देखना है कि वो जो ट्रांजैक्शन की अमाउंट कितनी है, ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स कितनी है और इंक्लूसिव ऑफ टैक्स कितनी है और टैक्स कितना है, ये सारी डिटेल्स उस पे मौजूद होनी चाहिए। तो फिर तो वो वैलिड रिसीड होगी। असल अदरवाइज आप समझे कि इन्होंने कुछ और मिली भगत से कोई पैरेलल सिस्टम बनाया हुआ है। अच्छा, हाँ जी, ये भी देखना होता है कि आप उनके साथ होते होंगे, वो बताते होंगे भाई ये आप सिस्टम लगा दें अब। जी बिल्कुल ऐसे है। जुबैर साहब, जो लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, वो किस पोर्टल पे, किस टोल फ्री नंबर पे करवा सकते हैं? जी देखिए, हमारे PRA का जो है ना वो ऑनलाइन वो फैसिलिटी मौजूद है, सहूलत ऐप मौजूद है, आप जाके सहूलत ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, तो उसके जरिए से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे टोल फ्री नंबर्स भी हैं। तो आप सहूलत वाली जो ऐप है ना वो इसके लिए बेस्ट आपके लिए होगी कि अगर उसको इंस्टॉल कर लें तो उस पर आप जो भी है आप क्लैरिफिकेशन हमसे ले सकते हैं। टोल फ्री नंबर अभी ठीक है, आप पोर्टल में जाके देख सकते हैं आपके जो टोल फ्री नंबर्स हैं उस पर आप अपनी शिकायत जो दर्ज करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब, डायरेक्टर पॉलिसी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। हमने देखा कि उन्होंने किस तरीके से बताया कि जो लोग जाके डाइन आउट्स करते हैं, किसी जगह से कोई चीज़ खरीदते हैं तो कैसे बिल को वेरीफाई करना है। उसके साथ साथ ये ज़रूर चीज़ देखनी है आपने कि टैक्स वो कितना ले रहे हैं, और दिस इज़ राइट ऑफ एवरी सिटीजन कि ये चीज़ें ज़रूर देखें और प्लीज़ टैक्स जमा करवाएं। वो भी हम सबका हक है क्योंकि आपके टैक्स से किसी और की जिंदगी बेहतर हो सकती है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं आपको पता है वो बहुत ज़रूरी भी है और हमारे लिए ना एक सोचने का और समझने का एक पैटर्न बन चुका हुआ है कि हम लोग बार बार इमोशनली हर्ट होते हैं और सोचते हैं कि यार एक आदमी आपकी ज़िंदगी में आया या एक खातून आपकी ज़िंदगी में आई, कुछ अरसे के लिए आपने अच्छा टाइम गुजारा, आपको समझ आना शुरू हो गई, आपने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ कुछ अरसे के बाद वही खातून या वही जो शख्स था वो आपके लिए वबाले जान बन गया। आप इमोशनली हर्ट हो गए उसकी किसी ना किसी बात से। तो आजकल उसके बाद ये सिनेरियो ख़त्म होता है तो अगला सिनेरियो भी इससे ज़्यादा संगीन आपके साथ होता है। ये जो अटैचमेंट पैटर्न है ये एक जैसा क्यों होता है? इसमें क्यों नहीं आप एक लेसन से जो है सबक सीखते और अगली बार कोशिश करते कि वो चीज़ आप लोगों के साथ ना हो। आम जिंदगी में हमें ये भी लग रहा होता है कि ये ताल्लुक़ जो होते हैं, रिश्ते जो होते हैं, ये निभाने जाने चाहिए और हम निभाते भी हैं, मगर निभाते निभाते कोई एक चीज़, छोटी सी भी चीज़ होगी ना, उससे आप लोग हर्ट होके बैठ जाते हैं और फिर आप लोगों की हिम्मत नहीं होती या सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है या इतने ड्रेन हो जाते हैं उस रिश्तों में कि दिल चाहता है कि यू शुड मूव ऑन। आज हम इसी एक पहलू के ऊपर बात करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू डिस्कस बिकॉज आजकल हमारी जेनजी जो है वो तो इमोशनली स्टेबल ही नहीं है और हर्ट भी होते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे जनरेशन जी है उनके साथ वो तमाम चीज़ें ना हों जो कि पहले लोगों के साथ होती रही हैं। और समटाइम्स आप
फ़ोन करते हो, मैसेजेस करते हो, बड़े ड्राई रिप्लाईज आते हैं, समटाइम आपको ऐसा लग रहा होता है कि भाई ये किसी ना किसी शख्स जो है ये जेलसी का शिकार है या आपकी प्रोग्रेस नहीं देख सकता। तो बहुत से फैक्टर्स हैं, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे और हमें ज्वाइन किया है सो साइकोलॉजिस्ट हैं फ़तिहा अशरफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फ़तिहा? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? ऑल वेल ऑल वेल। फ़तिहा, ये जो मैंने आज बात आपसे पूछना चाह रही हूँ, इमोशनली हर्ट, ये इमोशनली हर्ट का लफ्ज़ तो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे बार बार आ रहा है। इमोशनली अनस्टेबल, इमोशनली हर्ट, इमोशनली अवेलेबल, तो ये तमाम लफ्ज़ पहले तो नहीं थे और अब जब ये लफ्ज़ आ गए हैं तो ये हमारी ज़िंदगियों पे किस तरीके से असरअंदाज हो रहे हैं? कोई शख्स आपको तभी हर्ट कर सकता है जब आप उसके लिए इमोशनली अवेलेबल होते हो। इमोशनल अटैचमेंट क्या है? फॉर एग्जांपल, आप किसी को कहते हो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर मेरा गुजारा नहीं है, ये एक अनहेल्दी अटैचमेंट है। अब इमोशनली आप किसी को अवेलेबल रहते हो 100 और 10 टाइम, तो उसने यही कहना है कि हाँ ये मुझे इग्नोर कर रहा है, ये मुझे जो है वो रिप्लाई नहीं कर रहा। कि आजकल के रिलेशनशिप में जो है अगर कोई आपको रिप्लाई नहीं कर रहा तो इट्स मीन ये नहीं है कि आप मतलब हर्ट हो, आपकी कुछ अपनी भी जो है वो बाउंड्रीज और लिमिटेशंस होनी चाहिए। लेकिन आजकल लोगों की नहीं है, वो 24 आवर्स जो है मेरे लिए अवेलेबल हो, उसने मुझे हर्ट किया। अगर आप 24 आवर किसी के लिए अवेलेबल हो तो वो पर्सन आपको हर्ट ही करेगा। अच्छा, आजकल एक और चीज भी आ रही है, ये तो आपने बात की ना कि इमोशनली अवेलेबिलिटी जब होती है वही आप हर्ट होते हो। अनहेल्दी अटैचमेंट क्या होती है? अनहेल्दी अटैचमेंट्स की भी 2 टाइप्स हैं, हेल्दी अटैचमेंट्स और अनहेल्दी अटैचमेंट्स। अगर अनहेल्दी अटैचमेंट्स पे बात करें तो इसमें यह आ जाता है कि आप किसी पर्सन के साथ अटैच हो लेकिन आप ये कहते हो कि मेरी अपनी कोई ज़ात नहीं है। अगर आप मुझसे बात करोगे तो मेरा मूड अच्छा रहेगा, मुझसे बात नहीं करोगे तो मेरा मूड अच्छा नहीं रहेगा। कि मतलब अपनी ज़ात को माइनस कर देते हो, सामने वाले के साथ इस कदर अटैच हो जाते हो, ये अनहेल्दी अटैचमेंट है। अगर हेल्दी अटैचमेंट पे बात करें, इसमें ये कि आप अपनी पर्सनालिटी को भी रखते हो कि हाँ मैं तुमसे मोहब्बत भी करती हूँ, तुम्हारे साथ भी हूँ, लेकिन मेरी अपनी पर्सनालिटी भी है, मेरी अपनी लिमिटेशंस भी है। अच्छा, वो जो हमेशा कहते हैं कि भाई स्पेस लो और स्पेस दो, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि भाई आपको दूसरे को स्पेस देनी चाहिए और आपको उनसे स्पेस भी लेनी चाहिए? स्पेस देना और स्पेस लेने का जो कॉन्सेप्ट है ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, वो क्या कॉन्सेप्ट है? अगर स्पेस की बात करें, रिलेशनशिप में सम टाइम इस तरह के छोटी छोटी बातें हो जाती हैं कि नहीं समझ आती। अगर उसी वक्त कम्युनिकेशन की जाए तो बात ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए जितने भी कपल काउंसलिंग के लिए आते हैं उन्हें यही कहा जाता है कि आप कुछ टाइम के लिए स्पेस ले लें। स्पेस कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को हेल्दी रखते हैं, बजाय आप आर्गू करते जाएँ, आप जो है वो एग्रेशन में जाएँ, आपका मूड स्विंग्स हो, आप ज़्यादा झगड़ा हो। तो इसका मतलब यही है कुछ टाइम के लिए आप उस रिलेशनशिप से थोड़ा ब्रेक ले लें। ब्रेक इतना ये नहीं है कि 6 माह का, साल का, उसके जो है कांटेक्ट ही नहीं किया, कुछ टाइम का, 2 दिन का ले सकते हो, 1 वीक का ले सकते हो, डिपेंड करता है आपका रिलेशनशिप कैसा है। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि वो हमें लगता है कि जो शख्स हमारे साथ मौजूद है या जो जिसके साथ हम लोग वाकई इमोशनली अटैच हैं वो कहीं ना कहीं हमसे जेलस है, वो हमें काम करने से रोकता है, हमारी प्रोग्रेस से रोकता है। वो जेलसी फैक्टर होता है या वो आपको डोमिनेट या कंट्रोल कर रहा होता है? अच्छा ही ना, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। इसमें जेलसी फैक्टर जो है ना वो रेड फ्लैग में आ जाता है कि रेड फ्लैग पर्सन जो है उसमें जेलसी बहुत ज़्यादा होता है। वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे बढ़ पाओ। उसमें ये आता है कि ये मुझसे आगे क्यों जा रहा है, वो बार बार आपको कंट्रोल करता है। आप कितने भी अच्छे लग रहे हो, कहीं ना कहीं फॉल्ट निकालेगा, नहीं ये चीज़ नहीं अच्छी, ये ठीक नहीं है, तुम्हें इस चीज़ में जो है वो बेटर नहीं है। आपकी ड्रेसिंग हो, आपकी कोई भी जॉब हो, आपका कोई भी इंक्रीमेंट लगा, उससे ये चीज़ हजम नहीं होती। ये दूसरी लड़कियां ये क्यों समझती हैं ये मोहब्बत करता है हमसे, इसी वजह से जो है वो हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो हमारे बारे में बहुत पॉजेसिव है। जो पॉजेसिवनेस है वो कंट्रोलिंग है? बिल्कुल भी नहीं। पॉजेसिवनेस एक हद तक होती है, लेकिन अगर एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो एक बीमारी है। बीमारी कैसे? बार बार उसका मोबाइल चेक करना, मुझे लोकेशन सेंड करो, मेरी कॉल क्यों नहीं की, ये टॉक्सिक है, ये गलत चीज़ है, ये बीमारी है और इसका जो है वो ट्रीटमेंट करवाया जाए। अच्छा फ़तिहा, ये बताओ कि मर्द जो हैं वो साइकोलॉजिकली बीमार हैं कि ज़्यादा ख़वातीन साइकोलॉजिकली बीमार हैं? आपके पास तो रोज़ केसेस आते होंगे। अगर आजकल बात की जाए तो फीमेल की रेशो ज़्यादा है, फीमेल बीमार है, फीमेल की ज़्यादा है। हालांकि वो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, बिल्कुल जॉब भी कर रही हैं, बच्चों को भी संभालना है, फिर भी घर जाती हैं, टाइम नहीं है, फिर जाती हैं जी मेल पार्टनर टाइम नहीं दे रहा। भैया आप घर गई हैं, आप जिस तरह ऑफिस के लिए रेडी होके गई हैं, कम से कम घर भी तो उसी तरह रेडी हो। फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आ जाते हैं। मेरा हस्बैंड जो है वो कहता है तुम मोटी हो गई हो, पहले स्मार्ट थी अब मोटी हो गई हो, तुम जो है बच्चों की ये नहीं करी, पेरेंटिंग नहीं ठीक तरीके से करी। छोटी छोटी बातों में बहुत से मसले हैं, इस वजह से फीमेल जो है वो अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रख पा रही। सबसे ज्यादा वो प्रॉब्लम में है।
अच्छा, तो ये भी मुझे बताइएगा कि ये जो तजर्बात होते हैं, ये एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि आपके दिमाग में कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, मोहब्बत के असरात किस तरीके से हुए, या आपके बचपन से ट्रॉमास चल रहे होते हैं कि आपको जब ज़िंदगी आप गुजार रहे होते हो किसी के साथ तभी आपको ऐसे ट्रॉमास आते हैं? बचपन के ट्रॉमास भी होते हैं। फॉर एग्जांपल बचपन में जैसे कि मदर और फादर की किसी की डेथ हो गई है या सेपरेशन हो गई है, तब बच्चे की अटैचमेंट किसी ऐसे पर्सन से हो जाए जो किसी ना किसी के साथ उसकी अटैचमेंट होती है, क्योंकि अगर एक पर्सन चला गया है तो वो किसी तीसरे पर्सन को ढूंढता है। अब रिलेशनशिप में जब भी कोई तीसरा पर्सन आ जाता है तो वो कभी भी आपका सगा नहीं होता, वो हमेशा आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। इसी तरह अगर हम इन बच्चों के यंग अडल्ट में भी देखा जाए तो वो अटैचमेंट के इसी तरह देखते हैं। अगर एक पार्टनर ने टाइम नहीं दिया तो फौरन जो है वो अटैचमेंट के लिए कोई और ढूंढेंगे कि हमें कोई ना कोई हो। ये भी अटैचमेंट एक बात करने के लिए कोई ना कोई हो। ये एक एंजाइटी है, बीमारी है, उनको बेचैनी होती है कि कहीं ना कहीं मैं जो है मेरी हो, मैं कहीं अपनी बात बताऊं, शेयर करूं, ऐसी कोई बात हो भी ना हो, लेकिन फिर भी अगर सामने वाला मसरूफ है, अब मैं किससे बात करूं, अब मैं किसके साथ अटैच हूं। अगर उनको ये नहीं मिलता तो उनको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं है, मुझे पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, मुझे फोबिया हो रहा है, मुझे किसी ना किसी के साथ अटैच होना है। हम इससे बात भी करेंगे पैनिक अटैक्स क्यों क्यों होते हैं। सबसे ज्यादा खवातीन को पैनिक अटैक्स आजकल हो रहे हैं। व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप लोग भी हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम रिलेशनशिप्स के ऊपर जो है बात कर रहे हैं। रिलेशनशिप्स जो हैं अनहेल्दी क्यों होते जा रहे हैं, और इसके साथ साथ अनअवेलेबल, अनइमोशनल, इमोशनली अनस्टेबल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, और अनसर्टन रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। और डॉक्टर फतिहा अशरफ इज़्ज़दास, डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि इमोशनल पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपने बताया कि दो तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, हेल्थी अगर हम बात करते हैं। तो ये मुझे बताइएगा कि ये रिलेशनशिप्स कांस्टेंट, हम नार्सिसिस्ट का वर्ड सुन रहे हैं, अनहेल्दी, अनअवेलेबल, इमोशनली जेलसी फैक्टर्स, इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें हम लोग सुनते हैं, कमेंट भी इस पे कर रहे होते हैं। तो ये रिलेशनशिप्स जो है, ये पैटर्न्स, हम ही इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फिर हम ही इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि आपने बात की है नार्सिसिस्टिक की। अब नार्सिसिस्टिक जो है वो बाकायदा एक पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, और ये मेल भी है और फीमेल भी है, लेकिन ज़्यादातर ये जो है मेल में होता है। अब नार्सिसिस्टिक में पर्सन ये होता है कि उसे अपनी ज़ात के अलावा कोई और नज़र ही नहीं आता। उसे यही लगता है कि मेरी ज़ात बेहतर है, मेरी पार्टनर कुछ भी नहीं है। उसे चाहिए कि बस वो खुद को कहता है कि नहीं, तुम बेहतर नहीं हो, अपने आप को बेहतर से बेहतर जो है वो बनाने की कोशिश करो। आपको पता है रिसेंटली बहुत से ड्रामे भी इसी पैटर्न पे बने, इसी रिलेशनशिप पे बने, और लोगों ने बहुत अच्छा कहा कि इसमें नार्सिसिस्टिक की जो बाकायदा क्वालिटीज दिखाई गई। एक ड्रामा रिसेंटली जो था डॉक्टर बहू, उसमें जो है मेल का काफी डोमिनेट था, और उसमें भी नार्सिसिस्टिक के बारे में मेरे पास तुम हो, वो भी उसमें भी इतना बड़ा मसला हुआ था। लेकिन डॉक्टर बहू जो अभी रिसेंटली है ना, उसमें तो बिल्कुल ही उसकी मदर का जो करैक्टर था ना, कि वो अपने शोहर के लिए, उसका शोहर इस कदर नार्सिसिस्टिक था कि अपने लिए उसको चेंज करने की कोशिश कर रही थी, और अपनी पूरी जिंदगी उसको चेंज करती रही कि हाँ मैंने अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को बेहतर करना है, और फिर भी वो उसको कहता था कि नहीं, तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम वैसी नहीं बन पाई, तुम्हें मेरी कदर नहीं है, मैं देख लो तुमसे शादी कर ली, कितना मतलब मेरे लिए मुझ पे होना चाहिए तुम पे, लेकिन एहसान जता रहा है, बिल्कुल तुमसे शादी कर ली। हाँ, और वो उसकी पर्सनालिटी को बिल्कुल माइनस कर रहा है। डॉक्टर फतिया, जो इंसान आराम से मिल जाए, हमें वो चीज़ जो है समझ नहीं आ रही होती, उसके लिए मोहब्बत हम इतनी ज़्यादा नहीं अपने इमोशन शो करते, और उस शख्स के लिए जो कि आसानी से ना मिले हम एफर्ट्स कर रहे होते हैं, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। साइकोलॉजी की ज़बान में इस चीज़ को क्या कहते हैं? हमेशा लाहासिल चीज़ों की ही कदर होती है। अगर कोई मोहब्बत आपको नहीं मिली ना, आपको सारी जिंदगी उसकी कदर होगी कि मुझे ये शख्स नहीं मिला। अगर कोई मिल जाए तो कहते हैं कि नहीं, अगर जो ना मिले वो सोना है, जो मिल जाए वो मट्टी है, और मिल जाने के बाद फिर उसकी कदर खत्म हो जाती है। पहले आपको बड़ी चार्म होती है, बड़ी उसकी लाइमलाइट अच्छी लगती है कि नहीं मेरी शख्स से शादी होगी, आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम उससे जो है बेजार होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। आपकी जैसे एक कपल आया मेरे पास काउंसलिंग के लिए, उन्होंने काफ़ी टाइम जो है वो शादी के अच्छे गुजारे, उनकी लव मैरिज थी। उसने कहा कि मैंने इस लड़की का इंतज़ार 10 साल किया, और शादी के बाद लड़की जो है वो उसकी फिजिक थोड़ी चेंज हो गई, अपीयरेंस वैसी नहीं रही, तो उसकी लड़के की भी अटेंशन जो है वो किसी और में चली गई, कि उसकी अटेंशन कहीं और चली गई, उसको लड़की में इंटरेस्ट खत्म हो गया। कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पार्टनर की इंटरेस्ट फिर आप में खत्म हो जाती है।
बाद में सिर्फ क्या रहता है, आपका इमोशनल ताल्लुक और आपकी आदतें। बंदा जो है वो हमेशा दूसरे के साथ उसकी आदतों की वजह से रहता है। ठीक है, आदतें तो जाहिर है वो तो बदल नहीं सकती, हैबिट्स तो कभी चेंज नहीं होती, मगर ऑफ कोर्स अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। बिल्कुल। आप क्या समझती हैं आजकल रिश्ता टूटने की, ख़त्म होने की बुनियाद जो है सिर्फ ग्लैमर है? सोशल मीडिया वन ऑफ द मेन रीज़न। आजकल सब कुछ जो है वो सोशल मीडिया पे हो रहा है। शादियां सोशल मीडिया पे हो रही हैं, डिवोर्स सोशल मीडिया पे दी जा रही है, प्रपोज सोशल मीडिया पे दिया जा रहा है। हर चीज़ तो है वो सोशल मीडिया। तस्वीर सोशल मीडिया पे सबसे पहले आती है, फिर बाद में किसी और प्रेगनेंसी वहाँ पे अनाउंस की जा रही है। अब हर पर्सन अपनी ज़िंदगी का मुआयना वहाँ पे करता है, वहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट हो रहा है। अब आपकी लाइफ अगर पब्लिक है तो हर कोई वहाँ पे जज बनेगा, वो यही कहेगा कि नहीं ये नहीं सही, लड़की ठीक है, लड़का नहीं ठीक। कोई ना कोई एक दूसरे को जो है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देगा कि नहीं लड़की यहाँ पे गलत है और लड़का गलत पे है। और सोशल मीडिया वन ऑफ द मेन रीज़न जो हमारे रिलेशनशिप्स को ख़राब कर रहा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो अपनी लाइफ को हमेशा पब्लिक ना करें। कुछ चीज़ों को कर भी लें लेकिन अपनी लाइफ को पब्लिक ना करें, ताकि हर कोई आपकी लाइफ का जो है वो जज ना बने। अगर आप ज़हनी सुकून चाहते हो तो सोशल मीडिया से दूर रहें। अच्छा, आपको लगता है कि जो मोहब्बत है, जो पोजेसिवनेस है और जो एक बंदे के लिए कंट्रोलिंग बिहेवियर है, वो एक्सट्रीम लव है? बिल्कुल भी नहीं। पॉजिटिवनेस एक हद तक अच्छी लगती है। किस हद तक? अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक तो कोई आपकी केयर करे, आपसे पूछे। लेकिन अगर कोई आपको कंट्रोल करे, तुमने मेरी कॉल अटेंड नहीं की, कहाँ पे थी, मुझे लाइव लोकेशन सेंड करो, किससे बात कर रही थी, तो ये जो है ये टॉक्सिक है, ये कंट्रोलिंग है। वो पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा है, ये आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहा है। अच्छा, पार्टनर का फ़ोन चेक करना हम समझते हैं ऐसा ही है जैसे हमारा जो है एक जिम्मेदारी है। ये गलत हर बात है। औरत जो है अपने मियाँ का फ़ोन ज़रूर चेक करती है, समेत मेरे। तो आपको ये लगता है कि ये करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले रिलेशनशिप में ट्रस्ट आता है, आपको उस पर यकीन होना चाहिए। आजकल हमें यकीन होगा कि भाई कुछ ना कुछ जरूर होगा। अगर कुछ ना कुछ मिल गया तो हर्ट भी तो बाद में आप ही होंगी, तकलीफ भी तो बाद में आपको ही होती है। अभी वो जो चीज जो है वो छुप के कर रहा है, बाद में वो सामने भी करेगा। सामने भी तो कर सकता है कि अब मेरी वाइफ को पता चल गया। एक बार ये भी कहा जाता है कि एक बार ये झाका जो है खुल जाता है, तो उसके बाद जो है वो इंसान जो है दिलेर हो जाता है कि अब तो उसको पता ही है, तो अब तो फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क ही नहीं पड़ता। इसीलिए तो कहा जाता है कि सबसे पहले किसी भी रिलेशनशिप में जो है वो ट्रस्ट है। और आजकल का टाइम तो वैसे भी सोशल मीडिया का छोटी मोटी नकल तो हर कोई कर रहा है, आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं। लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे और एथिक्स से गिरी हुई चीजों पे माफी नहीं है। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि सोशल मीडिया ने जेलसी फैक्टर कितना बढ़ा दिया है, और किसी पार्टनर की तस्वीर अगर आप पसंद करते हो या लाइक करते हो, या कोई और आपके पार्टनर की पिक्चर पे कमेंट करता है, फॉलो करता है, तो हमें क्यों इतनी इनसिक्योरिटी हो जाती है कि हम कहते हैं इसको अनफॉलो करो, फौरन कहते हैं इसको अनफॉलो करो। बिल्कुल इनसिक्योरिटी तो होती है। इनसिक्योरिटी क्यों होती है? क्योंकि हमारा माइंड जो है वो उसी वक्त सोचना शुरू कर देता है कि इसने जो है किसी और से बात क्यों की। मैंने वही कहा ना कि रिलेशनशिप में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है ट्रस्ट, और फिर नेक्स्ट पर्सन जो है वो आपके साथ लॉयल हो। आपको पता होना चाहिए कि मेरा पार्टनर कैसा है। अब सेकंड पार्टनर को भी जो है उस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मेरी पार्टनर जो है किस बातों को जो है वो अंडरस्टैंड करती है। अगर आप तो उसके लिए कर रहे हैं लेकिन सेकंड पार्टनर उतनी एफर्ट नहीं ना कर रहा, तो फिर आपका दिल भी उस एफर्ट को नहीं करने को करेगा कि मैं इसके लिए इतनी एफर्ट कर रही हूँ, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रही हूँ, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स चेंज कर रही हूँ, तो ये क्यों नहीं कर रहा। एफर्ट्स हमेशा दोनों तरफ ही होती है। और रिलेशनशिप में इनसिक्योर होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होना वो एक बीमारी है। अच्छा, अक्सर लोग आपको फ़ोन करते हैं, आपके पार्टनर ही करते हैं, अच्छा कहाँ हो, पहला सवाल होता है, अच्छा किसके साथ हो, अच्छा लोकेशन भेजो, अच्छा फ़ोन क्यों इंगेज था। ये 4-5 लफ्ज़ जो है ना, ये हमने इर्द गिर्द बहुत सुने हैं। तो आजकल जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ हैं, वो इसी चीज़ों में लगी हुई है। ये 5 उनके पास वेरिएबल्स हैं जिनको बार बार बोलते हैं, कहाँ, कौन, क्या, किसके साथ। हाँ, ये चीज़ें हम कब ख़त्म कर सकते हैं? इसीलिए तो रिलेशनशिप की मेयार कम हो गई है, मुद्दत कम हो गई है। इंटर्नशिप्स भी 6 मंथ की होती हैं और रिलेशनशिप कुछ हफ्तों के हो गए हैं। क्यों? इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से, इन्हीं इनसिक्योरिटी की वजह से कि वो कहीं ना हो, कहीं मेरे हाथ से चला ना जाए। क्यों? अटैचमेंट वजह से। मेरी तो उससे अटैचमेट हो गई है, अगर वो चला गया तो फिर मैं क्या करूँगी। सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप में क्या फ़र्क है, जल्दी से बता दें। आजकल बहुत कॉमन सेंटेंस ना हो रहा है। सिचुएशनशिप के किसी भी सिचुएशन में हम दोनों जो है एक दूसरे से अलग हो सकते हैं कि अगर मुझे कोई अच्छा पार्टनर मिल गया तो मैं चली जाऊंगी, अगर तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिल गई तो तुम चली जाओगी। इसके अलावा आज एक और टर्म भी काफी कॉमन है, घोस्टिंग।
घोस्टिंग में ये होता है कि आपका पार्टनर बगैर किसी वजह के आपको छोड़ देता है। पहले वो आपसे अच्छे से बात कर रहा है, आपको ट्रीट कर रहा है, और बाद में तू कौन मैं कौन कुछ भी नहीं बताया, वो छोड़ के चला गया। गोस्ट आउट। थैंक यू सो मच डॉक्टर फतिहा अशरफ, आज हमारे साथ ही रिलेशनशिप एक्सपर्ट। हमने आज बहुत मज़ेदार किस्म की बातें की हैं कि आजकल जो कॉमन लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनका मतलब क्या है और उनका मतलब हमारी ज़िंदगियों के ऊपर कितना असरअंदाज हो रहा है, इसके हवाले से भी आज हमने उनसे पूछा। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, बारिश का मौसम जहां गर्मी की शिद्दत को कम करता है, वहीं एक नई फिक्र भी लेकर आता है जब बच्चे बीमार हो जाते हैं। ख़ास तौर पे हर घर में एक आधा बच्चा जो इस वक्त बीमार है, नज़ला है, खांसी है, डिहाइड्रेशन है, पेट ख़राब है और बहुत सी ऐसी बीमारियां जो हैं इस बारिश के मौसम के साथ जो है जन्म लेती हैं। व्यूअर्स, बात ये होती है कि किस तरीके से अपने बच्चों की इम्यूनिटी हमने बढ़ानी है, कौन कौन से ऐसे मल्टीविटामिन्स हैं या कौन कौन सी ऐसी खुराक है जिसको देना बहुत ज़रूरी होती है ताकि इस मौसम के आने से पहले या इस मौसम में जो है बच्चे बीमार ना हो। और जब एक बच्चा बीमार होता है तो पूरा घर का सिस्टम जो है वो भी बीमार हो जाता है, क्योंकि फिर रातों को जागना पड़ता है, मेडिसिन टाइम पे देनी पड़ती है, खुराक का ख्याल रखना पड़ता है, और इसके साथ साथ जो है ऐसी तमाम चीज़ों के हवाले से भी गौर व फिक्र करना ज़रूरी है जो इस मौसम में एक नरिशमेंट के लिए ज़रूरी होती है। और ख़ास तौर पे हमारे बहुत से बच्चे पाकिस्तान के मैल नरिश्ड हैं, उनकी खुराक जो है वो बाकायदा तौर पे उसमें विटामिन्स की, उसमें न्यूट्रिशन की कमी है जिसकी वजह से बीमारी का सबब बनते हैं। आज हम इस हवाले से बात भी करेंगे और आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, और बच्चों के हवाले से कोई भी सवाल हो, कोई भी रिकमेंडेशन हो या एडवाइस लेना चाह रहे हैं तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हामिद रज़ा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आप इनसे एडवाइस ले सकते हैं। मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ऑल वेल। डॉक्टर साहब, बात यह है कि बारिश का मौसम है, जहाँ रहमत है वहाँ जहमत भी है, और बच्चे बीमार हो रहे हैं, बहुत सी ऐसी अमराज जो हैं वो जन्म लेती हैं इस बारिश के पानी की वजह से। आप क्या कहेंगे कि हम इस चीज़ को कैसे जो है कर्ब तो नहीं कर सकते लेकिन कम कैसे कर सकते हैं? अच्छा जी, आजकल के मौसमी हालात के रिगार्डिंग आपने बहुत एक अच्छा मौजू आपने सेलेक्ट किया है। अगर हम बात करें कि बारिश में बच्चों में कौन सी बीमारियां होती हैं, तो 3 किस्म की बीमारियां होती हैं बारिश के दिनों में बच्चों में। ख़ास तौर पे एक पानी से रिलेटेड, अगर आलूदा पानी और आलूदा खुराक, क्योंकि बरसात के मौसम में जो हमारा सीवरेज गली महलों में पानी की जो सीवरेज की कनेक्शन से चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनसे मिल जाता है। तो बच्चों में टाइफाइड और डायरिया, बच्चों के उल्टी मोशन लग जाना और टाइफाइड का, ये बहुत ज़्यादा केसेस आजकल हॉस्पिटल्स में देखें कि बहुत ज़्यादा रश अचानक एकदम बढ़ गया है इन 2-3 महीनों के अंदर। दूसरा, जब ये पानी खड़ा होता है तो ये मच्छरों के लिए अफजाइश का एक ज़रिया बनता है, तो उन मच्छरों से फिर बच्चों में डेंगू, मलेरिया, इनकी बीमारियां आउटब्रेक हो जाती हैं। और तीसरा कि इन ऐसे मौसम में बच्चों में जल्दी अमराज जो हैं, खारिश और ये मसाइल एक्जिमा हो जाते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ कॉलरा भी तो पिछले दिनों ब्रेक डाउन हुआ था, आउटब्रेक हुआ था, तो उस हवाले से भी आप क्या समझते हैं कि अभी भी ये बीमारियां जो हैं वो पाकिस्तान में जो हैं वो प्रोवोक हो रही हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में ये बीमारियां जो हैं ख़त्म होती जा रही हैं? यस, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अभी कॉलरा का रिसेंट डेज में आउटब्रेक चल रहा था। कॉलरा जिसको हम आम ज़बान में हैज़ा कहते हैं, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वाटर, पानी। अगेन वही जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि बारिश का पानी जो है हमारे सीवरेज के पानी के साथ यूजली मिल जाता है, और हमारा सोर्स ऑफ वाटर मेजॉरिटी ऑफ पीपल में टैप वाटर है, टैप वाटर, और वो भी विदाउट बॉयल नहीं करते लोग, और उससे फिर बच्चों में पेट के मसाइल, ख़ास तौर पे कॉलरा, हैज़ा और टाइफाइड, इनके अमराज इन दिनों में ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन का कितना बड़ा रोल होता है ऐसी बीमारियों के आउटब्रेक होने से या रोकने से? बहुत मेजर रोल, बहुत मेजर। अगर हम बात करें कि अगर आपका बच्चा वैक्सीनेटेड है तो बहुत कम चांसेस है
या ये जितने हम डायरिया की एपिसोड अगर होगी भी तो कम इंटेंसिटी की होगी। हमारी जो गवर्नमेंट की तरफ से हिफाजती टीकों का स्केड्यूल है उसमें रोटा वायरस और टाइफाइड की वैक्सीन शामिल है। अगर बच्चा वैक्सीनेटेड है तो बहुत चांसेस हैं कि इंशाल्लाह कि वो अगर होगा नहीं, अगर होगा तो कम शिद्दत का होगा। तो मेरी अभी भी आपके तवज्जो से रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि वो माएँ जिनके बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन या रोटा वायरस की वैक्सीन नहीं लगी हुई, अभी अपने करीबी हिफाजती टीका सेंटर पर जाएं और बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अक्सर लोग MMR नहीं लगवाते। जी। मैं वैक्सीनेशन के हवाले से इसलिए बात कर रही हूँ कि ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। वो समझते हैं कि क्या ज़रूरत है, बस जो पैदाइशी टीके 4-5 है वो लगवा लो। लेकिन अब तो जिस तरह बीमारियां फैलती जा रही हैं उस हिसाब से वैक्सीनेशंस भी ज़्यादा हो गई हैं। क्या करवानी चाहिए सब वैक्सीनेशन? बिल्कुल करवानी चाहिए। अभी आपने MMR की बात की, ये गर्दन तोड़ बुखार जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं उससे बचाव की एक वैक्सीनेशन है। मीजल्स हम उससे बचाव की वैक्सीनेशन है। तो MMR वो आपने सुना है कि बच्चे अक्सर माँ कहती है कि डॉक्टर साहब बच्चे को बुखार के साथ झटके लगना शुरू हो गए हैं। वो झटके सिंपल बुखार से भी हो सकते हैं और गर्दन तोड़ बुखार की निशानी भी हो सकती है। और अल्लाह ना करे यही गर्दन तोड़ बुखार बच्चों के लिए जानलेवा होता है। लेकिन आपका एक स्टेप वैक्सीनेशन वाला स्टेप आपको बच्चे की पूरी ज़िंदगी उसको मफलूज होने से, उसको माजूर होने से, उसको इस गर्दन तोड़ बचाव से बुखार से बचा सकता है। तो स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि बच्चों को MMR ज़रूर लगवाएं। MMR का अच्छा, इसके साथ साथ फ्लू शॉट्स लगवाने ज़रूरी हैं, या आपको लगता है कि जो कॉम्बिनेशन बूस्टर्स होते हैं उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है? अच्छा, अभी जिस तरह का अगस्त और सितंबर के मंथ होते हैं उसके बाद हमारी सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, तो बच्चों में RTA रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, गला, छाती, नमूनिया, इनके मसाइल बढ़ जाते हैं। वो बच्चे जिनमें हम फ्लू शॉट या ये लगवा लेते हैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, तो उनमें रिलेटिवली कम चांसेस होते हैं। ख़ासतौर पर हमारे वो बच्चे जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, मेल नरिश बच्चे हैं, जिनमें साथ कोई और मसाइल साथ साथ हैं। हर वो बच्चा जो 6 महीने से बड़ा है और इवन के एडल्ट्स में भी, बड़ों में भी जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, हार्ट पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनमें ये फ्लू शॉट या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवानी चाहिए। और इससे काफ़ी हद तक बेहतरी देखी गई है कि जो लोग लगवा लेते हैं उनमें। अच्छा डॉक्टर साहब, हर बुखार जो है वो ख़तरनाक तो नहीं होता, लेकिन हर बुखार को मामूली समझना क्या दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। हर बुखार, अगर बुखार 24 घंटे से ज़्यादा रह रहा है, मुसलसल है और शदीद बुखार है, या बुखार के साथ कोई अल्लाह ना करे कोई झटका लग जाता है बच्चे को, फिट्स आ जाते हैं, या फिर बच्चा उससे मुसलसल कै कर रहा है, वॉमिट कर रहा है, फीवर के साथ मुसलसल उल्टी आ रही है, या बच्चे को गनूदगी हो रही है, बेहोशी की तरफ जा रहे हैं, तो ये ऐसी अलामात है कि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। फौरी करीबी डॉक्टर किसी करीबी हॉस्पिटल में रुजू करें, क्योंकि ये बाज़-औक़ात जिस तरह मैंने अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये गर्दन तोड़ बुखार की अलामात हो सकती हैं, या इवन कि बिगड़ा हुआ जो टाइफाइड बुखार है उसकी अलामात हो सकती हैं। ठीक है। पहले ज़माने में लोग, क्या हम देखते ही आ रहे हैं, हम जब छोटे थे तो बारिश के पानी में नहा लेते थे और समझते थे कि आपको अगर पित्त निकली हुई है या कोई भी आपको इन्फेक्शन है तो ख़त्म होती थी। ऐसी ये मिथ थी, या पता नहीं दोस्त, आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अब अगर बच्चा बारिश में नहा ले तो सीधा बीमार होता है। अच्छा, उसकी वो ये कि हमारी जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स है, कि वही चीज़ें अब वो जो जिसको आप समझ रहे थे कि वो एक शिफा का ज़रिया बन रही थी, वो अब हमारे लिए जल्दी अमराज का ज़रिया बन रही है। तो इसमें यह है कि अवॉइड करना चाहिए। बारिश के पानी में बच्चों को नहीं नहलाना चाहिए। जी, इससे भी उनको बुखार या ऐसे अमराज हो सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा है कि बारिश के पानी जो गलियों में खड़ा हुआ है, इससे सीवरेज के पानी के साथ अक्सर हम नहीं रोक सकते, तो इससे फिर जल्दी अमराज और एलर्जी के मसाइल शुरू हो जाते हैं बच्चों में। ठीक है। अच्छा, जिनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, इम्यूनिटी जिनकी कम है, जिन बच्चों की, उनको क्या देना चाहिए? क्या तरीका इलाज है? अच्छा, उसमें बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बच्चे की नेचुरल डाइट है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा इन्फेंट है, 1 साल से छोटा है, तो माँ का दूध ही सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है। मदर फीड ही उसके लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर है। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा हो जाता है तो आप उसे ठोस ग़िज़ा शुरू करा देते हैं, लाइक सीरियल्स है, एग, मेश्ड एग है, पोटैटो है, आप राइस है, ये सारी चीज़ें देते हैं। बड़े बच्चे जो टॉडलर्स हैं, उस एज ग्रुप में आप फील लाइक फुल फैमिली मेम्बर की तरह 3 टाइम्स उसे मील दें, रिच इन प्रोटीन्स,
लाइक एग वाइट है, आप बच्चे को कीमा दें, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दें, योगर्ट दें, तो ये वो डाइट है जो कि नेचुरल सोर्सेज से है और बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करती है। और अभी हम बात कर रहे थे वैक्सीनेशंस की, तो वैक्सीनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है टू डेवलप इम्यूनिटी। अब वो हमारी EPI स्केड्यूल है 10 से 12 डिजीज़ के लिए, जो कि बच्चों को क़ुव्वत मुदाफ़ियत फराहम करता है इन सारी बीमारियों के लिए। तो इस दौर में होते हुए अगर हमारे बच्चे अब वैक्सीनेट नहीं होते और इन बीमारियों से नहीं बचते, जहाँ दुनिया इन बीमारियों से पाक हो चुकी है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए एक बदकिस्मती है। डॉक्टर साहब, हमने कुछ ऐसे वाक़यात देखे हैं जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे अक्सर सोते वक्त, दूध पीते वक्त चोक कर जाती हैं, और समटाइम्स माएँ जो दूध पिला रही होती हैं वो सोते सोते पिलाती हैं, बच्चे को डिकार नहीं आई, बच्चा चोक कर गया। ये वाक़यात पिछले दिनों बहुत ज़्यादा देखने में आए हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखने में आए। आप क्या समझते हैं, राइट तरीका क्या है? डिकार एक बार दिलवाएं, 2 बार दिलवाएं, या किस उम्र के बच्चे को डिकार दिलवानी चाहिए या नहीं दिलवानी चाहिए? अच्छा, वो बच्चे जो फीड के ऊपर होते हैं, ख़ास तौर पे मदर फीड के ऊपर होते हैं या फार्मूला फीड के ऊपर होते हैं, जो कोई भी दूध ले रहे होते हैं, उसका प्रॉपर तरीका है, आपने बच्चे को फीड कराया, आपने उसके शोल्डर के साथ लगाया, उसके बैक को टैप किया, अनटिल अनलेस कि जब तक बच्चा डिकार या बर्फ नहीं लेता, आपने बच्चे को नहीं लिटाना। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि या तो माँ ने बच्चे को डिकार दिलवाया ही नहीं, और 5-7 मिनट किया, बच्चे ने अगर डिकार नहीं भी लिया तो बच्चे को लिटा दिया, और उस दौरान अगर बच्चे ने उसे डाइजेस्ट नहीं किया और बच्चे ने वॉमिट की, तो वही उसकी बच्चे की कैद जो है सांस की नाली में चली जाती है, और वो चोक कर देता है। डॉक्टर हामिद, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। और छोटी सी ब्रेक लेने व्यूअर्स, आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं, बच्चों के मुतालिक कोई भी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बच्चों की सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं, और आपको पता है मौसम ऐसा है जहां बच्चे बीमार हो रहे हैं, बहुत सी बीमारियां जो हैं उनमें लाहक हैं, और इम्यूनिटी के हवाले से भी हमने बताया कि आपने इम्यूनिटी किस तरह बेहतर करनी है। आप हमें लाइव कॉल्स करके अपने बच्चों के मतलब कोई भी मशवरा है वो ले सकते हैं। डॉक्टर हामिद रज़ा इज़ विद अस। डॉक्टर साहब, एंटीबायोटिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मगर इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि एंटीबायोटिक ज़्यादा देने से बच्चों की इम्यूनिटी मुतासर होती है, खाने पीना उन कम कर देते हैं, इसके साथ वीक होना शुरू हो जाता है। क्या ये बात दुरुस्त है? जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बेसिकली आजकल जिस तरह मैंने बताया कि ये एलर्जिक सिम्टम्स होती हैं, कफ फ्लू एलर्जी की वजह से हो रहा होता है, या समटाइम्स वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, और जो सेल्फ मेडिकेशन की वजह से एंटीबायोटिक्स कुछ लोग घरों पे स्टार्ट कर देते हैं, तो अल्टीमेटली उससे रेजिस्टेंट होना शुरू हो जाती है। तो एक टाइम आता है कि जब वो भी असर करना ख़त्म हो जाते हैं। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करें और बिला वजह एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से परहेज़ करें। और अगर इन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना भी है तो किसी मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे की बात करें, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ डेज़ और डोज़ ये बहुत मैटर करती है। कि अगर आपने अंडर डोज दी, अंडर डेज दी, ड्यूरेशन कम दिया या डोज कम दी, तो अल्टीमेटली उससे रेजिस्टेंस होती है। तो रिक्वेस्ट यही है कि एंटीबायोटिक हमेशा किसी डॉक्टर के मशवरे के बाद लें। डॉक्टर साहब, बच्चों में जो एलर्जी आती है, स्किन पे निशान आना शुरू हो जाते हैं, दाने बनना शुरू हो जाते हैं, सर के अंदर दाने बनना शुरू हो जाते हैं, तो इसका क्या तरीका इलाज है और सिम्टम्स क्या होते हैं कि पता लग जाए कि एलर्जी हो रही है? अच्छा, एलर्जी की मुख्तलिफ किस्में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपने बताया कि स्किन की एलर्जी है, कि जिस्म पे कोई धब्बड़ से बन गए हैं, इचिंग होना शुरू हो गई है। वो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंसेक्ट बाइट से हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी कपड़े से हो सकती है, किसी फूड पार्टिकल से हो सकती है। तो जो ट्रीटमेंट है वो तो एज ए डॉक्टर हम सिंपल एंटी एलर्जिक देते हैं, एंटी हिस्टामिन देते हैं। मेन चीज़ है उसकी कॉज को देखना, जो ट्रिगर कर रही है, जो स्टिमुलेट कर रही है, उसको रिमूव करना। समटाइम्स फूड से होती है, मिल्क से होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं बच्चे। एग्जैक्टली द मेन थिंग इज टू नो द रीज़न, कि आपने देखना है कि वजह क्या है उसकी, और फिर उसको रिमूव करना है। अच्छा, कोई टेस्ट भी होता है जिससे पता लग सकता है कि इस बच्चे को एलर्जी है? हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आप कंसर्न हैं कि आपके बच्चे को किसी खाने की किसी चीज़ से एलर्जी है, फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि अंडे से एलर्जी है, दूध से एलर्जी है, तो उनका रेलेवेंट टेस्ट है। फॉर एग्जांपल एक टेस्ट होता है फूड एलर्जी पैनल,
जिसमें हमें ये पता चल सकता है कि किस से कितनी सेंसिटिविटी है और अगर किसी से एलर्जी है तो किस हद तक की और अब एलर्जी है। अवॉइड करें इसको। अवॉइड करें। इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये कि अवॉइड किया जाए। Avoid किया सी फूड से बहुत एलर्जी होती है। ये डिपेंड करता है कि किस पर्सन को, जरूरी नहीं है कि सबको हो, कुछ ज़्यादातर लोगों को हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि बच्चे का इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, एक कॉलर भी ले लेते हैं साथ। डॉक्टर साहब रेहान साहब हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल, मेरा बच्चा है 8 माह का और रात के टाइम वो बहुत रोता है। रात के टाइम वो रोता है? जी जी, रात को सोते वक्त उसको बहुत रोता वो। अच्छा जी, रिहान साहब ये बताइए, रिहान साहब ये बताइएगा कि बच्चा फीड ठीक ले रहे, दूध ठीक पीता है? बच्चा दूध ठीक पीता है रेहान साहब? जी 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 जी। और कोई वॉमिटिंग नहीं है, जिस्म पे कोई नहीं रैशेस? नहीं, वॉमिट भी नहीं। जिस्म पे कोई रैशेस तो नहीं है? नहीं सर। और किसी कोई एयर डिस्चार्ज तो नहीं है? नहीं सर। नहीं। और वो एपिसोडिक होता है, बीच में रोता है, खुद ही चुप कर जाता है? जी सर, खुद ही चुप कर जाता है। ओके ओके, तो आपके बच्चे को मोस्ट लाइकली ये इन्फेंटाइल कोलिक है जिसमें कोई डेंजर साइन नहीं है। फॉर एग्जांपल अक्सर बच्चे कॉलिक होते हैं। हाँ जी, बच्चा फीड ठीक ले रहा है, वॉमिटिंग नहीं है, नो हिस्ट्री ऑफ फीवर, नो हिस्ट्री ऑफ। और जो नई माएँ होती हैं उनको समझ ही नहीं आता कि रो क्यों रहा है, जी, जी, क्योंकि उनको ये नहीं समझ आ रहा होता कि पेट में दर्द है या कॉलिक है, गैस पास नहीं हो रही। अभी है ये कॉल पे हमारे साथ? आई थिंक नहीं है। ठीक है, आप एडवाइस दे दें। जी जी, बस इन्हें ये है कि अगर वो बच्चा मदर फीड पे है तो कुछ दिन के लिए माँ की खुराक में दूध और दूध की बनी हुई चीज़ें ज़रा कम कर दें कुछ दिन के लिए। और अगर बच्चा सॉलिड सेमी सॉलिड्स पे है तो उसमें भी कुछ दिन खुला दूध ज़रा कम कर दें कुछ दिन के लिए। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सेटल हो जाएगा। और अगर डेंजर साइन कोई नहीं है, रेड फ्लैग कोई नहीं है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, तो दैट इज़ नॉर्मल। ठीक है। अक्सर हमारे यहाँ माएँ ये करती हैं कि बच्चे को सिर्फ दूध पे लगा दी, 6 महीने सिर्फ दूध दे रही है, मैल नरिश रहता है बच्चा ग्रो नहीं कर रहा होता, रोता है, दूध पीता है फिर भी रोता है, पेट भरता नहीं है। और ये समझ नहीं आती, लोग कहते हैं जी 2 साल तो बच्चे को सिर्फ दूध पे रखें, क्या ये बात दुरुस्त है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप मेल नरिशम से शुरू किया तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आज की इस प्रोग्राम से सिर्फ सारी माएँ सिर्फ इतना समझ लें कि बच्चे को किस एज पे कितना दूध देना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखें, जैसे बच्चे को हम 6 मंथ के बाद वीनिंग कहते हैं, हम कहते हैं कि वीनिंग स्टार्ट करें। वीनिंग क्या होता है कि दूध को वीन ऑफ करना, कम करना और सेमी सॉलिड स्टार्ट करना। जैसे जैसे बच्चा 6 महीने से बड़ा होता जाता है हम दूध को कम करते जाते हैं और अनटिल अनलेस 1 साल के बाद हम कहते हैं कि बच्चे को दिन में 1 से 2 दफ़ा दूध दें, सिर्फ 1 से 2 दफ़ा, उसे सॉलिड सेमी सॉलिड उसे खुराक पे लेके आएँ। जब आप बच्चे को हर सारा दिन दूध ही बच्चा पीता है या फीडर ही पीता है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी के साइंस आना शुरू होते हैं। आयरन डेफिशिएंसी लीड्स टू कि बच्चा बग़ैर किसी वजह से चिड़चिड़ापन, भूख का ना लगना और इसके साथ साथ विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, तो बच्चा मेल नरिश हो जाता है। बच्चे का दूध 1 साल के बाद आपने सिर्फ दिन में 2 से 3 दफ़ा दूध देना है अगर मदर फीड पे है। और अगर आप उसे टॉप फीड करा रहे हैं, मदर फीड के अलावा कोई दूध दे रहे हैं, तो फार्मूला मिल्क है या दूसरा खुला दूध देते हैं, तो 24 घंटे में आपने 15 औंस से ज़्यादा दूध नहीं देना। हम क्या करते हैं कि दूध पे दी जाते हैं और बच्चा जो है लागर होता जाता है। और माँ आके पहले कहती है कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता, जब तक उसका दूध नहीं कम और सुनती भी नहीं आजकल की माएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको समझाओ ना, वो कहती है तुम्हें ज्यादा पता है, हमारा बच्चा है। राहील अहमद साहब हैं एबटाबाद से, कॉल लेते हैं डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राहील साहब क्या पूछना चाहेंगे? जी ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये कि ये डब्बे वाला दूध आजकल बहुत ज्यादा बच्चों को दिया जा रहा है और बच्चों को कहते हैं कि ये बच्चे डब्बे वाला दूध पिलाएं तो बच्चे सेहतमंद हो गए, तो ये होगा तो वो होगा, मतलब मिसगाइड किया जा रहा है बहुत ज्यादा। ये माहौल में ये आजकल मतलब कंपनीज अपने मशहूरी के लिए ये सारा कुछ कर रही हैं, तो इसके नुकसानात के वाले से डॉक्टर साहब थोड़ा सा रोशनी डाल। ठीक है राहील साहब, सुने डॉक्टर साहब। अच्छा जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फार्मूला फीड्स की वो बात कर रहे हैं। देखिए सबसे अच्छा माँ का दूध है, माँ के दूध का कोई अल्टरनेट नहीं है।
ठीक है। आजकल हर जगह जिस तरह वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया कि फार्मूला कंपनीज भी अपनी मार्केटिंग के ज़रिए इसको इन करने की कोशिश कर रही हैं, और कुछ हमारी सोसाइटी में आजकल की जो माएँ हैं वो भी मदर फीड से अवॉइड करती हैं, और अल्टीमेटली क्या है कि बच्चा फार्मूला फीड पे हो जाता है। टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, वर्किंग है, Yes. बहुत सी ऐसी चीजें आ रही हैं। लेकिन स्टिल हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि फार्मूला फीड इज बेटर, ऑलवेज मदर फीड इज बेटर। और जब आप एटलीस्ट 1 से 2 साल आप बच्चे को मदर फीड करवाते हैं, साथ उसे वीनिंग, जिस तरह अभी हम कह रहे हैं कि ठोस गिज़ा पे लिए, अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है और अगर 6 महीने से छोटा है तो सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही बेहतरीन गिज़ा है। और जहाँ तक अनटिल अनलेस कोई मजबूरी है, मदर अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ है कि हम कहते हैं कि माँ अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर उस सूरत में आप कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज नो जस्टिफिकेशन एट ऑल फॉर एनी फार्मूला फीड। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ठोस ग़िज़ा जो है वो 4.5 महीने के बाद दे देनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, कि 6 महीने के बाद ही देनी चाहिए? आफ्टर 5 मंथ्स, 5 मंथ्स। अच्छा, जो बच्चे लागर पैदा होते हैं, अंडरवेट होते हैं, डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं, यू कैन करेक्ट मी, कि उनको छोटी उम्र में लाइक 4.5 महीने में हल्का हल्का सेमी सॉलिड शुरू करा दें। नहीं, आप जो बच्चे आप प्री टर्म बात कर रही हैं, बेसिकली वो बच्चे जो बच्चे टाइम से पहले होते हैं या पैदाइश के वक्त कमजोर होते हैं, उनमें भी हम खुराक जो शुरू करते हैं 5 मंथ के बाद, 5 मंथ करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि खुराक का शुरू करने का जो एक पैटर्न है वो सेट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कब करना चाहिए। नहीं समझ आती और फिर सोचे होते हैं 8 महीने 9 महीने के बाद बच्चा बहुत रो रहा होता है, पेट नहीं भरा होता, तो ऑटोमेटिकली फिर सोचते हैं अच्छा इसको कुछ देना शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब हम इस पे बात करेंगे, डाइट प्लान बच्चों के हवाले से क्या होना चाहिए। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से मशवरा ले सकते हैं। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। बच्चों की सेहत के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे इस मौसम में मच्छरों का जो कहते हैं ना कि रुझान बढ़ जाता है, मच्छर काटते बहुत ज़्यादा हैं, पानी खड़ा होता है जगह जगह, जब पानी होता है तो ऑटोमेटिकली मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। और डेंगू आपको पता है काफ़ी अरसे से ही हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब तक वो काटेगा नहीं तब तक हमें डेंगू नहीं होगा। तो डेंगू मच्छरों के हवाले से डॉक्टर साहब से बात करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब सितंबर में भी डेंगू आता है, अक्टूबर तक रहता है, और ये जो महीने हैं मानसून के महीने, इसमें भी डेंगू प्रोवोक करता है, आउटब्रेक हो जाता है। तो डेंगू से मुकम्मल निजात कब मिल सकती है? और बच्चे खास तौर पे सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं, ऑल्दो उनका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इस तरह की मोर्टालिटीज़ नहीं होती, मगर फिर भी अच्छा, इसमें जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि बरसात के मौसम में पानी जगह जगह खड़ा होता है जी, एक तो ये, और दूसरा ये जो घरों में हम कहीं पे पानी, क्योंकि जो डेंगू मच्छर है वो ताज़ा पानी, जो साफ़ पानी है वहाँ पे उसका मच्छर जो है ग्रो करता है, ख़ास तौर पे या कहीं पे एसी का पानी निकल रहा है, गंदे पानी से नहीं होता, नो, ये ज़्यादातर साफ़ पानी से होता है। गमलों का पानी है, कोई एसी का पानी है, फ्रिज का पानी है, घरों में रखे हुए बर्तन है, छतों पे रखे हुए बर्तन हैं, आपने परिंदों के लिए पानी रखा वहाँ पे हो गया। तो बेसिकली ये वो सीज़न है जब आपने ये सारे जो सोर्सेज हैं इनको रिमूव करना है, कहीं पे भी पानी खड़ा नहीं होने देना। और अल्टीमेटली क्या होता है कि जब पानी खटता है तो वहाँ पे ये मॉस्किटो ग्रो करते हैं, उसमें डेंगू भी उनमें से एक है। जब वो मच्छर काटता है तो फिर डेंगू बुखार होता है। अलामात वही आपको पता है कि शुरू में बुखार बग़ैर किसी वजह के, माँ कहती है कि बच्चे को सर खांसी भी नहीं है, उल्टी मोशन कोई अलामत नहीं है, पिछले 3-4 दिन से बुखार है, सर दर्द है, जिस्म में दर्द है, और अल्टीमेटली जब हम देखते हैं और उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो दैट टर्न्स टू बी डेंगू। तो एक तो ये कि हमें पानी से, जो खड़े हुए पानी से, उसकी एहतियात करनी चाहिए। बच्चों को फुल स्लीव, और ख़ास तौर पे शाम के वक्त जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो बच्चों के क्लॉथ्स जो हैं फुल स्लीव होने चाहिए। शॉर्ट्स भी ना पहनाएं। यस, इस सीज़न में शॉर्ट्स पहनाने से, हाफ स्लीव क्लॉथ्स पहनाने से अवॉइड करें। और शाम के वक्त भी बच्चों को अगर बाहर निकलने से कोशिश करें, कम से कम करें। अच्छा, हमारा एक मिसकंसेप्शन है कि इतनी गर्मी है, गर्मी में मच्छर कैसे आ सकता है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि बारिशें होती हैं तो मच्छर तो आ जाता है। अगेन कि सोर्स ऑफ ब्रीडिंग इज वाटर,
कि आप वो जो जहाँ पे ब्रीड करता है वो वाटर है वो, और इन बरसात के मौसम में खड़ा हुआ पानी आपको जगह जगह मिलता है, तो वो एक जरिया है जो मच्छरों की अफजाइश का। अच्छा, आपको लगता है रेपेलेंट्स लगाने चाहिए, हर वक्त लगा के रखवाने चाहिए बच्चों को? बिल्कुल, खास तौर पे जब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं और उनने कोई जो एक्सपोज पार्ट्स होते हैं वहाँ पे आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाएं, अनटिल अनलेस कि आपका बच्चा किसी एलर्जिक नहीं है। सिर्फ वो बच्चे जो एलर्जेंट होते हैं या एस्थमेटिक बच्चे होते हैं उनमें हम अवॉइड कराते हैं कि उससे फिर बच्चे को एस्थमा या एलर्जी जो है वो ट्रिगर करती है। उसके अलावा सारे बच्चों में हम कहते हैं कि रिपेलेंट्स लगा के रखें। किसी को खुदा ना खास्ता बच्चे को डेंगू हो जाए तो खुराक क्या देनी चाहिए? लिक्विड्स जो हम रिकमेंड करते हैं, जो हम इनकरेज करते हैं कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रेश जूसेस घर के बने हुए ताज़ा जूसेस इस्तेमाल करें, और साथ साथ जो करीबी डॉक्टर से राब्ते में रहें, क्योंकि अगर इसमें कुछ डेंजर साइन होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि अगर वो चीज़ आ जाए तो फिर आपने घर पे नहीं रहना। फॉर एग्जाम्पल प्लेटलेट्स नीचे गिर जाए ज़्यादा, नहीं, क्योंकि माँ को तो पता नहीं चलेगा ना कि प्लेटलेट्स कैसे नीचे गिरी। उसमें अगर जिस्म के ऊपर सुर्ख धब्बे बनते हैं, सुर्ख निशान बनना शुरू हो जाते हैं, बच्चा पेट दर्द, मतली, उल्टी, लावर पड़ा रहे, यस, ये अलामात आती हैं तो फिर आपने करीबी डॉक्टर के पास जाना है। उसके आई थिंक ड्रिप्स लगवानी पड़ती है। यस, फिर उसमें देखते हैं हम कि अगर ड्रिप्स की जरूरत है या उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है तो उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं। लेकिन ये डेंजर साइन है, रेड फ्लैग्स हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला ये भी है जिसका भी हमें एक कॉल भी आई थी, और बच्चे जो है बेड वेटिंग करते हैं, 12-12 साल तक के बच्चे बेड वेटिंग कर रहे होते हैं। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन एक लाइव कॉलर हैं, मुसीब साहब हैं हमारे साथ, साहिबा हैं राजनपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक इनका एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा था, एकदम से मुझे लगा कि जैसे खुदा ना खास्ता सही हो। अच्छा, तो डॉक्टर साहब बेड वेटिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे। अच्छा, बेड वेटिंग जिस तरह अभी मैंने बता रहा था कि बेड वेटिंग पहले हमें पता चाहिए कि नॉर्मल क्या होता है। अगर बच्चा 3 साल तक नॉर्मली डे टाइम ड्राई होता है और 4 ईयर तक नाइट टाइम ड्राई होना चाहिए। अगर बच्चा दिन में 3 साल के बाद भी अगर यूरिन निकाल देता है या रात के वक्त 4 साल के बाद निकालता है तो दैट इज़ एबनॉर्मल। अब इसकी पॉसिबल कुछ कॉजेज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों में ये साइकोलॉजिकल होता है, कुछ बच्चों में ये अंडरलाइंग यूटीआई का साइन सिम्टम्स होता है, कुछ बच्चों में ये दूसरी स्फिंक्टर रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उससे रिलेटेड होता है। तो पहले हम उसकी पॉसिबल कॉजेज़ को देखते हैं। हम माँ बाप को समझाते हैं कि पहले तो मेक श्योर करें कि बच्चे को बेड पे जाने से पहले आपने 1 घंटा पहले उससे लिक्विड का इंटेक कम कर दें, जाने से पहले अपनी सुपरविजन में उसे वॉशरूम में करवाएं। अगर उसके बावजूद ये अलामात परसिस्ट करती हैं तो फिर हम उसकी कॉजेज़ को देखते हैं। यूरिन के कुछ टेस्ट हैं ज़रूरी हैं वो करवाते हैं, और अगर उससे रिलेटेड मसाने से रिलेटेड कुछ टेस्ट हैं तो वो करवाते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चा 10 से 12 साल की उम्र तक बेड वेटिंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि बच्चे में मसला है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक हम कॉलर ले रहे हैं, नूर जमान साहब हैं मुजफ्फराबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, उसको बालों क्या मसला है नूर साहब? उसके बालों को बालों को कुछ लगा हुआ है, बाल खत्म हो गए हैं? नहीं, उनके बाल ज्यादा गिर रहे हैं या आप पूछना क्या चाह रहे हैं? मखसूस जगह से गिर जाते हैं, पैचेस में गिर रहे हैं? जी, ये 2-3 महीने से अच्छा, जहाँ तक आपकी आवाज़ समझ आ रही है आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आपकी बच्ची के सर के मखसूस पैचेस से बाल गिर रहे हैं, आप ऐसे ही पूछना चाह रहे हैं? जी, बालचर एलोपेशिया। जी जी जी, ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब बताएं। अच्छा जी, ये उनका कंसर्न था कि बच्चे के बाल झड़ रहे, बेसिकली हम इसको एलोपेशिया कहते हैं। एलोपेशिया की कॉजेज होती हैं, एक होता है एलोपेशिया एरेटा कि आपका एक स्पेसिफिक पैच ही उड़ जाता है, दूसरा होता है जनरलाइज्ड कि उसको सारे सर से ही बाल गिर रहे हैं। बच्चों में कुछ इसकी कॉजेज होते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक डेफिशिएंसी इज वन ऑफ देम
जिंक डेफिशिएंसी से बच्चों को जो है एलोपेशिया, जनरलाइज्ड एलोपेशिया हो सकता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। पहले तो ये है कि जो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी का साइन होता है। दूसरी होते हैं लोकल कॉजेज़, क्या अंडरलाइंग वही स्किन का पैच या स्कल पैच, उधर कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, वहाँ पे कोई एक्जिमा तो नहीं है, तो लोकल कॉजेज़ देखते हैं। तो अगर तो इनको है कि पैचेस में गिर रहे हैं तो फिर तो इनको करीबी किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि वो अंडरलाइंग कॉज की वजह से है। कोई ना कोई टेस्ट कराएंगे डॉक्टर साहब, तो पता लगेगा। और एक अगर और कॉलर है हमारे साथ, आजम है गुजरांवाला से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आजम साहब क्या पूछना चाहेंगे? जैसे ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहिए, बच्ची है 9 साल की ना, इसके घुटनों में ये क्या नाम है, गिट्टे में ये, और थोड़ा चलती है दर्द शुरू हो जाती है, उसको बड़ा चेक करवाया, उससे कोई बीमारी नजर नहीं आ रही। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि घुटनों की सोजिश भी है या सिर्फ दर्द की कंप्लेंट है? वैसे ही दर्द है, सिर्फ दर्द है, किसी हाँ जी, कमजोर है, उसको कोई चीज नहीं असर कर रही, ग्रो नहीं हो रही। जिस्म के किसी जोड़ में सोजिश है? नहीं है जी, कोई नहीं है, बिल्कुल सोजल से खत्म है। वो हमने बहुत टेस्ट भी करवाया, हर चीज है, शरबत मिलते हैं पीने के लिए, उससे पीती है तो आराम रहता है, उसके बाद फिर वही साफ हो जाता है। और बच्चे की उम्र 8 साल है, बुखार तो नहीं हो रहा? मैंने बुखार नहीं है, बुखार नहीं हो रहा। मुंह के अंदर कोई छाले वगैरह तो नहीं बनते? मैंने छाले छुले कोई नहीं है जिस्म में, कोई नहीं, ना मुंह में है ना कोई जिस्म में। और सिर्फ दोनों घुटनों में है या किसी एक घुटने में? नहीं, ये जो दोनों में है, जिसम थोड़ा चलती है ना, स्कूल से जाती आती है ना, उससे दर्द होना शुरू हो जाती है, ठीक है, शाम को कहती है इसको दबाएं। और ये घुटनों के अलावा नीचे लेग्स में या टांगों में दर्द भी बताती है? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, लेकिन आप कहते हैं कि किसी जोड़ में दर्द नहीं है, बुखार भी नहीं है, चल फिर ठीक रही है, और स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक टाइम में बताती है, रात को या सुबह स्कूल के टाइम? अच्छा, किसी स्पेसिफिक टाइम में बताती है दर्द कि रात को ज्यादा होता है? नहीं, रात को सोने के टाइम पे बता दी, सारा दिन जल्दी से एडवाइस दे दें। कोई उसको दर्द नहीं होती, उसके बाद रात को सोती है, जी, उसको कहती है मेरे टांगों में दर्द। जी ठीक है, आप सुने एडवाइस। अच्छा, ये बेसिकली ग्रोइंग पेन्स हैं, दैट नॉर्मल, जी इसके लिए भी कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर देयर इज नो साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, सोजिश नहीं है, बुखार नहीं है, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो ग्रोइंग पेन्स होती हैं, दैट इज नॉर्मल। तो इसमें आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह दें बच्चे को, और दूध का इंटेक बढ़ाएं, तो दैट विल डिसअपियर। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हामिद रजा हमारे साथ मौजूद थे। आपने देखा जिस तरीके से हमने बच्चों की सेहत के हवाले से बात की है। व्यूअर्स, आज का शो कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारे पेज न्यू पाकिस्तान पे जाके तमाम कंटेंट देख सकते हैं। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।